जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत आज लेके सामने आया हूं आपके साथ स्टैटिक्स जीके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसएससी जीडी के लिए हम लोग बेहतरीन काम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बारी बारी से जो स्टैटिक्स जीके है उसके टॉपिक जितना हो सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, क्वेश्चन आंसर सीरीज, मैथ की क्वेश्चन आंसर सीरीज, रीजनिंग की क्वेश्चन आंसर सीरीज, अभी ये शुरुआत है, देखते जाइए। आप अपना प्यार बनाए रखिए, बाकी हमारा और हमारे टीचरों का आपके प्रति प्यार देखिएगा। चलिए हम लोग ज्यादा वार्तालाप न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैटिक्स जीके में पहला ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, जिसमें है प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन में हमें देखिए पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लेके आए हैं आपके सामने यूएनओ। यूएनओ के अंग कितने रहते हैं, कौन कौन से अंग हैं, कौन से अंग अभी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, कौन से अंग को समाप्त कर दिया गया है, कार्य नहीं कर रहा है, क्या है, तो यूएनओ को बनाया क्यों, क्या जरूरत रही कि यूएनओ को बनाना पड़ा। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे बारी बारी से। चलिए बढ़ते हैं, और ये है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको कहते हैं हम यूएनओ। तो यूएनओ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा साथियों। ये यूएनओ समझ में आ रहा है आपको। अब हम बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना की क्यों गई, क्या वजह रही यूएनओ की स्थापना करना। क्या स्थापना यूएनओ की हुई तो डायरेक्ट यूएनओ बना, या यूएनओ से पहले इसकी कोई संस्था और बनाई, उस संस्था का नाम चेंज करके, डेवलपमेंट करके, उसमें कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव करके यूएनओ को बनाया गया। तो हम सभी जानते हैं कि 1914 से शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध, और जो 1918 तक चलता है। समझिए, सबसे पहले विश्व स्तर पर एक संस्था बन के आई, जिसका काम था देश में, विश्व में शांति बनाए रखना। शांति के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना, यानी बोले तो राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई क्यों। हमने अभी आपसे बोला कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच। 1918 में एक वैश्विक अशांति फैल गई। वैश्विक अशांति को खत्म करने के लिए, वैश्विक अशांति को खत्म करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के 2 साल बाद, देखा जाए तो 20 में, 18 में खत्म हो गया, 20 में इसको बनाया गया। ये काम क्या करेगी और इसको खत्म कब करेंगे, और इसके बाद यूएनओ आएगा। समझिए इसका काम क्या है। इसका काम है साथियों कि विश्व स्तर पे शांति बनाए रखना है। जब विश्व स्तर पे शांति बनाने में ये संस्था असमर्थ होगी तो कहीं ना कहीं उसको भंग, जब जो संस्था अपना काम अच्छे से न कर पाए तो उस संस्था को रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। क्यों पैसा उस पर भाई खर्च करें। देखें क्या हुआ, 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, यानी बोले तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका काम क्या है, वैश्विक स्तर पे जो शांति बनाना इसका काम है। अशांति फैल गई है, उसको खत्म करना है। तो देखिएगा, जब यानी सीधी बात बोली जाए कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध अब नहीं होना चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो फिर ये लीग ऑफ नेशंस का ही क्या काम है, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध को हम लोग समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होता है और 1945 तक जाता है, जब अमेरिका जापान पर परमाणु हथियार से अटैक कर देता है। तो लीग ऑफ नेशंस का रहना ही क्या मतलब है। जो अशांति फैलाने वाले देश हैं, कहीं ना कहीं उन पे प्रतिबंध न लगा पाए तो संस्था का रहने का कोई मतलब ना है। इसी टाइम अगर हम देखें, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध से वर्ल्ड में जो अशांति फैल गई, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, बाकी उसके बाद फिर मित्र देश आ गए, एक साथ
लड़ाई हो गई है सबकी, तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। यानी अगर देखें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, इसी दिन को हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के नाम से भी 24 अक्टूबर को जानते हैं। समझिए, अब इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है नाम किसने दिया, तो नामकरण करने वाले हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कहीं ना कहीं ये जो यूएनओ है, सॉरी जो यूएसए है, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका नामकरण किया जाता है। तो हमने यहां पे देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना होती है तो इसमें 51 देश होते हैं। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो 193 देश वर्तमान में हैं। जब इसकी स्थापना हुई उस स्थापना के टाइम पीरियड पे 51 देश थे। 51वां देश यहां पोलैंड था। हालांकि इस 51 देशों में भारत भी शामिल है, जिसको आज तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है, जिसको जो अस्थायी देश में अभी भी शामिल है। अगर हम महासभा को पढ़ेंगे अभी आगे, तो महासभा में हम ये देखेंगे कि महासभा में जो टोटल कुल देशों की संख्या है वो 15 है। हालांकि इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं, आगे देखने का काम करते हैं साथियों। ठीक है, देखते हैं। देखिए, यूएन में यानी यूएनओ में वर्तमान में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या को अगर हम देखें तो हमने कहा था 193 हैं। 193 में जो देश होता है वो दक्षिणी सूडान होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक उत्तरी सूडान होता है और एक दक्षिणी सूडान होता है। तो 193वां देश जो है इसमें 193वां देश दक्षिणी सूडान है। अगर हम बात करेंगे यूएनओ के मुख्यालय की तो ये न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप के पास। मैनहट्टन द्वीप एक सिविलियन नागरिक की जगह होती है, वो इसको दान में दे देता है किसके लिए, यूएनओ का मुख्यालय बनाने के लिए। तो यूएनओ के जो अंग है, ज्यादातर अंगों का मुख्यालय जो देखने को मिलता है वो न्यूयॉर्क में है। कहां है, न्यूयॉर्क में, ज्यादातर का न्यूयॉर्क होता है। तो हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में जैतून की दो शाखाओं के बीच में वर्ल्ड का ग्लोब है। जैतून की दो शाखाओं के बीच में क्या है भैया, वर्ल्ड का मानचित्र है, यानी विश्व का मानचित्र। समझिए, इसके ध्वज कि दोनों किनारों पर जैतून की, देखो जैतून की शाखाओं के लिए हमने शांति का प्रतीक पढ़ा होगा कि ये शांति के प्रतीक के लिए जानी जाती हैं। जैतून की दो पत्तियों के बीच में ग्लोब है, या हम कह दें विश्व का मानचित्र है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़िएगा। हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की जो भाषाएं हैं, तो 6 भाषाएं हैं। यूएनओ के संघ की बात की जाए तो भी 6 अंग है। यूएनओ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो फ्रेंच और इंग्लिश 2 भाषाएं होंगी, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं वो टोटल मिला के 6 हैं। और 6 का यहां देखेंगे तो इंग्लिश, दूसरा फ्रेंच, ये कार्यकारी भाषाएं हैं। और इसमें 4 अन्य भाषाएं हैं। एक देखेंगे हम यहां पे चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। कहीं ना कहीं कितनी भाषाएं हैं बेटा, 6 भाषाएं हैं। हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब चार्टर शुरू हुआ, शुरुआत की बात करें तो इसमें भाग 19 रहे, कुल अनुच्छेद इसमें कितने रहे, 111 रहे। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 देशों के साइन हुए और 51वां देश जो आया, इस 50 देशों में भी कहीं ना कहीं हमारा भारत यानी इंडिया इसमें शामिल है। तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जो 51वां देश आया, तो 51वां देश यहां पोलैंड है, जैसा कि हम पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं। यूएनओ के अंग जो हमें समझ में आते हैं, यूएनओ के अंग है 6, यूएनओ के अंग है 6, लेकिन मुख्य कार्यकारी अंग है 5। प्रन्यास परिषद 1994 में काम करना बंद कर दिया है, अब ये काम नहीं करता है। प्रन्यास परिषद कहां है, देखिएगा, प्रन्यास परिषद जो है ये दिखाई दे रहा है, ये 1994 में इसको बंद कर दिया है। अब ये कार्यरत नहीं है, अब ये कार्य नहीं करता है। तो इसके अगर हम देखा जाए तो इसके टोटल मिला के अंग हैं 6, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंग काम करते हैं उन अंगों की संख्या है कितनी, 5। देखिएगा, महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है। क्या कहेंगे, सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है,
सबसे शक्तिशाली अंग, तो सबसे शक्तिशाली अंग में आता है बेटा कौन? सुरक्षा परिषद। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, फुल डिटेल में बने रहिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद, कहीं ना कहीं देखो ये उन 193 देशों के लिए संस्था है जो 193 देश यूएनओ के सदस्य देश हैं। यूएनओ के जो सदस्य देश हैं हमने बताया 193 है। 113 में दक्षिणी सूडान है। शुरुआत में कितने थे बेटा? 51 थे। 91 कौन सा था? पोलैंड। ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा जो अंग है, प्रन्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। समझिए जो यूएनओ के अंग हैं उनके ज्यादातर सभी के मुख्यालय जो हैं वो न्यूयॉर्क में है। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ऐसा है जिसका मुख्यालय हेग होता है। हेग कहां पड़ता है? ये नीदरलैंड में। तो इसका अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां होता है? द हेग, या ऐसे कहते हैं नीदरलैंड में, ठीक है ना? नीदरलैंड के हेग में। आगे बात करते हैं, इसका एक अंग और है जिसका नाम है सचिवालय। अब बारी बारी से हम पढ़ने का काम करेंगे महासचिव से। ध्यान से समझिएगा। देखिए यूएनओ के जो अंग है वो भी 6 हैं, यूएनओ की जो भाषाएं हैं वो भी 6 हैं, यूएनओ की जो भाषा कार्यकारी भाषाएं हैं वो 2 हैं। 2 में से एक इंग्लिश आता है और दूसरा कौन सा आता है? फ्रेंच आता है। हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आगे देखेंगे महासभा। महासभा देखेंगे। महासभा देखिएगा, महासभा का कार्य क्या है? सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका कार्य क्या है, महासभा करती क्या है। ठीक, महासभा को पढ़ने का काम करेंगे। देखिए महासभा, देखिए महासभा की पहली बात करें तो विश्व स्तर पे शांति एवं सुरक्षा बनाने का काम है इसका। अगर हम कार्य की बात करते हैं, शांति एवं सुरक्षा, इसका काम क्या है? शांति एवं सुरक्षा। अगर कार्य पूछ ले महासभा का तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कार्य, इसका वर्ग क्या है भाई? तो इसका वर्ग है लल्ला, क्या? शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा के लिए कारगर है ये महासभा। महासभा का जो महासभा का प्रमुख होता है उसे क्या है? सचिव कहते हैं। देखिएगा महासचिव कहते हैं और महासचिव के लिए देखते हैं। देखो हम इसके कार्य क्यों पढ़ रहे हैं तो कार्य सबसे पहले देख लेते हैं। कार्य ये बजट तैयार करता है, ये बजट तैयार करता है और ये बजट हर दूसरे साल महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बजट हर दूसरे वर्ष, क्या दे रहे हैं ध्यान से समझिए, हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा इसको पेश किया जाता है। ठीक, महासभा का ही कार्य है कि जैसे 193 देश है तो 193 में से कोई देश हटेगा तो कौन हटाएगा, कोई नया देश जुड़ने वाला होगा तो कौन जोड़ेगा, ये सारा काम महासचिव का है। महासभा का है और महासभा का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। महासचिव की जो नियुक्ति करता है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके कार्य हम पढ़ रहे हैं और ये महासभा है। महासभा के कार्य क्या क्या है? महासचिव की नियुक्ति भी करेगा लेकिन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे। जैसा कि हमने अभी बोला था, सुरक्षा परिषद इसका सबसे प्रमुख अंग है। सबसे प्रमुख अंग है तो कहीं ना कहीं वो महासचिव की नियुक्ति में सिफारिश देने का काम करता है। ठीक है, आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ठीक, यहां पे देखते हैं इसका उपनाम भी है, इज अ वेरी वेरी मोस्ट, इसका उपनाम भी है। अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो इसके उपनाम है विश्व की लघु संसद। जो महासभा होती है उसका एक उपनाम भी है, उपनाम है विश्व की लघु संसद। ध्यान से समझिए, प्रत्येक देश के 5 निधि भेजे जा सकते हैं, लेकिन महासचिव का जो चुनाव हो रहा होगा, महासभा में महासचिव के चुनाव में प्रत्येक देश से 5 कैंडिडेट तो भेजे जाएंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट करने का जो काम करेगा वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट करेगा। तो हर देश से 5 कैंडिडेट आ तो सकते हैं बेटा, लेकिन 5 कैंडिडेट वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग कितने करेंगे? एक करेगा। बढ़िए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी जो बैठक होती है वो हर वर्ष होती है, सितंबर महीने से शुरू हो जाती और दिसंबर तक चलती है। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो
बैठक की शुरुआत होती है वो सितंबर से होती है और कहीं ना कहीं कभी दिसंबर से पहले भी खत्म हो जाती है। तो देखो एग्जाम में जो पूछा जाएगा अब ये पूछा जाएगा कि इसकी बैठक कब से शुरू होती है, तो सितंबर माह से। कब से शुरू होती है? सितंबर माह से। महासचिव का जो अध्यक्ष होता है, ठीक, अध्यक्ष मात्र 1 साल के लिए बनता है। अध्यक्ष की बात करें तो कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। इसमें 21 उपाध्यक्ष एवं 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव भी किया जाता है महासभा द्वारा। तो इतनी बात समझ में आ गई है महासभा की। अच्छा, अगर हमसे एक क्वेश्चन अगर पूछ ले कि ये बताइएगा महासभा की जो अध्यक्ष भारत की तरफ से कोई बना है, तो हाँ, महासभा की अध्यक्ष भारत की तरफ से पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित बनी हुई थी। कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अगर हम बात करते हैं कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष बनी, भारत की तरफ से पहली ये महिला थी। अब बात करते हैं, बनी तो ठीक है, अध्यक्ष बनी, लेकिन कब बनी? तो 1853 में। कब बनी बेटा? 1853 में। अगर एक क्वेश्चन और भी अगर हमसे पूछ ले कि ये कौन से अधिवेशन में बनी थी, तो यानी महासभा का कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो ये 8वें अधिवेशन में बनी थी। कौन से? 8वें। कौन से? 8वें अधिवेशन। 8वें अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में बनी थी? 8वें अधिवेशन। 8वें अधिवेशन में महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित। तो आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये महासभा रहे, कुछ पन्ने इसके, और आगे पढ़ाने का काम करते हैं। इसका एक सबसे शक्तिशाली अंग होता है जिसको कहते हैं हम सुरक्षा परिषद। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि महासभा को हम विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं। अब हमारे सामने है सुरक्षा परिषद, जिसको हम दुनिया की पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं। अब सुरक्षा परिषद को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम लोग, ठीक, गौर करिएगा थोड़ा। देखिए, ये सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद एक, हमने जब महासभा ऊपर यूएनओ देखे हैं, तो यूएनओ में हमने सारे क्रम से सेट किए हुए थे, सारे जो इसके अंग है, वहां हमने आपको बताया कि जो सुरक्षा परिषद है वो सबसे शक्तिशाली है। शक्तिशाली अंग कैसा है? इसका सबसे शक्तिशाली अंग आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे शक्तिशाली अंग बेटा कौन सा होता है? बताइए, कौन सा होता है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को हम दुनिया की पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दुनिया के पुलिसमैन। अब सुरक्षा परिषद में जो सदस्य देश हैं, कुल सदस्य देशों की बात अगर करें तो कुल सदस्य देश होते हैं कितने? 15। अस्थायी जो सदस्य देश होते हैं इसमें, वो सदस्य देश होते हैं 10, और स्थायी सदस्य देश होते हैं वो 5। देखिए, जब यूएनओ बना तो उसमें 51 देश थे, फिर उसके बाद 193 हो गए। कहीं ना कहीं जब बना तब भारत है। आज भी भारत को यूएनओ की स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है। क्या वजह हुई है, क्या नहीं हुआ है, ज्यादा इस बारे में बात न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखने का काम करते हैं। देखिए, स्थायी सदस्य की बात करते हैं। अगर अच्छा सेशन लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा, सभी लोग लाइक करना है सेशन को, और जो आवश्यकता युक्त छात्र हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके पास शेयर भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस मुद्दे को छोड़ते हुए, देखते हैं इसके अस्थायी सदस्य देश। अस्थायी सदस्य देश होते हैं बाबू 10। कितने होते हैं? 10। इनका चुनाव महासभा करती है, और इसमें जो बहुमत होता है वो 2/3 बहुमत से यहां पे पारित किया जाता है। 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तभी महासभा का यहां पे गठन होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं महासभा के जो 10 सदस्य बनते हैं अस्थायी, ये कितने वर्ष के लिए बनते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए बनते हैं। अच्छा, इनमें भी फिक्स रहता है कि जो 10 सदस्य देश हैं, तो अगली बार क्या यही 10 सदस्य देश रहेंगे, आप बदलेंगे? देखिए, तो इनका थोड़ा अलग अलग क्रम है कि एशिया से कहीं ना कहीं एशिया से और अफ्रीका वाले क्षेत्र से 5 सदस्य देश चुने जाते हैं, और अगर हम देखा जाए या अमेरिकी राष्ट्र से तो वहां से 2 चुने जाते हैं, 5 और 2 7, और यूरोप संघ से 2 चुने जाते हैं, और
जैसा कहा जाए उत्तरी यूरोप तो 2 और पश्चिमी यूरोप से 1। तो कहीं ना कहीं अगर हमें देखने को मिल रहा है कि 10 सदस्य देशों का क्रम सेट है कि कौन कहां से चुन के आना है। देखिए यहां पे अस्थायी देश कितने हैं, 10 हैं, ठीक, जिनका चुनाव हर दूसरे वर्ष होता है, यानी ये बदलते रहते हैं। भारत हमारा दूसरे नंबर पे अस्थायी सदस्य देश सबसे अधिक बार, यानी दूसरे नंबर पे बनने वाला सबसे अधिक बार बना हुआ है जापान। कहीं ना कहीं G20 सम्मेलन आप समझते हैं, जो G20 के सदस्य देश हैं वो कहीं ना कहीं यूएनओ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, जो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। कहीं ना कहीं जो स्थायी देश हैं वो अपने आप में वीटो पावर रखते हैं, और उन 5 देश जो स्थायी हैं उनका वोट तो स्थायी सदस्य बनने के लिए चाहिए ही है। अगर एक भी उनमें से वोट नहीं करता है तो आप स्थायी सदस्य देश में नहीं आ पाते हैं। समझिए, यहां ध्यान दीजिएगा, स्थायी सदस्य देश हैं कितने, 5 में से अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, जिनके पास वीटो पावर है। अगर इन 5 कैंडिडेट यानी 5 सदस्य देश जो हैं स्थायी, अगर इनमें से एक ने भी अगर बोल दिया कि फलाने देश को स्थायी सदस्यता नहीं दे सकते हैं, वजह कोई भी हो, भारत की भी कई सारी वजह हैं जो कहते हैं भारत यूएनओ के पूरे नियम फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से इसे स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है। स्थायी सदस्य जो रहते हैं, स्थायी सदस्य देश जो रहते हैं, उनको ही परमाणु हथियार रखने की आजादी है, और भारत उसके बावजूद भी परमाणु हथियार रखता है। कि कहीं ना कहीं भारत भी इस बात का हवाला देता है कि हम आतंकवादी कंट्री जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, कहीं ना कहीं हम उस कंट्री के साइड में, बगल में रहते हैं। तो हम, हालांकि ये भी दूसरा हवाला भारत की तरफ से ये भी दिया जाता है, कहीं ना कहीं हम उस सदस्य देश पर या उस देश पे परमाणु बम से कभी हमला नहीं किया जाएगा जिस देश के पास परमाणु बम ना हो। तो कहीं ना कहीं भारत कहता है हम फॉलो करते हैं, और उसके जो स्थायी देश हैं यूएनओ के, उन्हें लगता है कि आप यूएनओ के जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ वजह है जिसकी वजह से हम स्थायी सदस्यता ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अगर हमें सकारात्मक निर्णय इसमें चाहिए बोले तो सुरक्षा परिषद में, तो हमें कहीं ना कहीं 15 जो स्थायी सदस्य देश हैं उनमें से 9 सदस्य देशों की स्वीकृति चाहिए। यानी सीधा मतलब बोला जाए तो 15 में से 9 सदस्य देशों की अपने तरफ वोटिंग चाहिए अगर आपको सकारात्मक रिजल्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। भारत को कहा है हमने 8वीं बार अस्थायी सदस्य देश चुना गया। कब चुना गया है? 1 जनवरी 2021 से लेकर 21 दिसंबर 2022 तक ये अस्थायी सदस्य देश रहेंगे। हमने कहा अस्थायी सदस्य देश 2 साल के लिए चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जापान सबसे अधिक बार, कितनी बार? 11 बार। जापान सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य देश रह चुका है। कितने बार? 11 बार। तो ये सुरक्षा परिषद को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं, अगला आ गया है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को हम देखने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात और के, जैसे 5 जो सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया कौन है? अगर क्वेश्चन आपसे बने कि भैया सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया है, तो सबसे अधिक बार टॉप नंबर पे रहा है रूस, और दूसरे नंबर पे रहा है अमेरिका। कि सबसे अधिक बार वीटो पावर का यूज कौन किया है? तो रूस। दूसरे नंबर पे कौन किया है? तो दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका। सबसे अधिक बार में कौन है? तो है रूस। आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे समझते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक जो संस्था है वो क्या है, इसका अंग है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक समझ में ही आ रहा है। अगर कोई देश इस का सदस्य देश है, समझिए आर्थिक, ये किसका अंग है? यूएनओ का। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में जो सदस्य देश हैं वो 54 है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं पहले कितने थे, सबसे पहले जब इसमें ये बनाया गया तो इसमें सदस्य देश थे कितने? 18। एकदम शुरू की बात करते हैं तो शुरू में जो सदस्य देश थे वो थे बेटा 18, फिर उसके बाद बढ़े तो फिर हुए 27। कितने हुए? 27। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि 54
सदस्य देश हैं किसके, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब बात समझ में आती है कि आर्थिक सामाजिक परिषद कार्य क्या है। आर्थिक जे 54 देश हैं, इनमें से सदस्य देशों में कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, यानी पैसे भुखमरी से मर रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, समाज में कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं कई प्रकार की, समाज सही नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए यूएनओ का एक अंग काम करता है जिसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप बहुत सारे टीचरों के लेक्चर देखते हैं, बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स जीके भी पढ़ा रखे हैं। कहीं ना कहीं टीचरों का इंटेंशन, मैं बुराई किसी का नहीं करना चाहता हूं, टीचरों का इंटेंशन इस टाइप से हो हल्ला मचा के पढ़ाना, वो जबरदस्त तरीके से, अरे ये हो गया, वो हो गया, ये आ गए, क्या यार। टीचिंग का कोई टीचिंग स्किल भी तो होता है, उस हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो क्या बच्चे को समझ में नहीं आएंगी चीजें? समझ में स्वाभाविक आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चमक देना चाहते हैं, हो हल्ला करके पढ़ाना चाहते हैं, एक अपनी तरफ बच्चों को एक देखना चाहते हैं ये टीचर ऐसे पढ़ाते, तो क्या है यार, कैसे पढ़ा रहे। बैच भी इस तरीके के लॉन्च होते हैं सारे। ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे आगे, लेकिन टिप्पणी करेंगे, ये भी नहीं कहते हैं आगे नहीं करेंगे, आगे सारा कुछ चिट्टा खुलेगा सभी का, समझिए। आगे पढ़ते हैं हम क्या दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं। यहां पे 54 सदस्य देश हैं, इनमें शुरुआत में कितने थे, 18, उसके बाद बड़े तो कितने हुए, 27, आज के समय में कितने हैं, 54। क्या क्या काम है बता दिया। अब इसका जो कार्यकाल होता है, इसमें कोई भी सदस्य देश शामिल हो रहा है तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष के बाद नए ऐड होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। वर्ष में कितनी बार, 2 बार। अप्रैल में जो इसकी बैठक होती है वो न्यूयॉर्क, और जुलाई में जो इसकी बैठक होती है कहां बेटा, जेनेवा। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को हम लोग समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले अंग पर, सचिवालय में देखिएगा, रोज सचिवालय करता क्या है। पहले तो इस बात को समझते हैं कि सचिवालय के काम क्या है, ये करेगा क्या और किसके लिए ये काम करता है। तो सचिवालय एक तरह यूएनओ का अंग है। जब यूएनओ का अंग है तो यूएनओ के लिए काम करेगा। यूएनओ के जो कार्य हैं उनको संचालित करना, समन्वय करना, यूएनओ के दिन प्रतिदिन के जो केस आते हैं या दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसको सॉल्व करना ही सचिवालय का काम है। किसका काम है, सचिवालय का काम है। सचिवालय के हम लोग देख रहे हैं, इसका दिन प्रतिदिन के काम को, दिन प्रतिदिन के काम को सॉल्व करने का काम किसका रहता है बेटा, समझिए। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के देखिए दिन प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा करता है। ज्यादा बात समझना नहीं है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसका नाम है महासचिव, और महासचिव का कार्यकाल होता है बेटा कितने दिन, 5 वर्ष। दिन नहीं, कितने, 5 वर्ष होता है। जो सचिवालय के यूएनओ के प्रशासनिक कार्य होते हैं, यूएनओ के क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। यूएनओ के प्रशासनिक कार्यों को करता कौन है भाई, तो प्रशासनिक कार्यों को करता है कौन, सचिवालय। कौन करता है, करता है सचिवालय। करता है कौन, सचिवालय। बात समझ में आ रही है कि यूएनओ के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, एक मिनट समझिए, यूएनओ के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन सारे कार्यों का निपटारा कौन करवाता है, सचिवालय। सचिवालय में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बेटा, 5 वर्ष, और सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, महासचिव। तो सचिवालय से ये कुछ अनसुलझे हुए क्वेश्चन, क्या काम है, किसका अंग है, प्रशासनिक कार्य यूएनओ के कौन करवाता है, यूएनओ के डेली रोजमर्रा के जो कार्य है, दिन प्रतिदिन के केस आ रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, कौन सॉल्व करेगा, तो सचिवालय। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला अंग पढ़ने का काम करते हैं। ठीक, सचिवालय में अब जो महासचिव इसके प्रमुख हैं, सबसे पहले तो इनको जानना है बहुत अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इनको जानने का काम करते हैं। देखिए इन पे कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं।
कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि पहले इस्तीफा देने वाले, अपने कार्यकाल के दौरान पहले मृत्यु हुई कार्यकाल के, एशियाई भी पहले कौन रहे हैं, अफ्रीकन पहले कौन रहे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन यही समझते हैं कि यूएनओ के जो पहले महासचिव रहे हैं उसका नाम क्या है, और आज वर्तमान समय में जो हैं वो 9वें नंबर के हैं, तो वो 9वें नंबर के कौन हैं, तो बात समझने का काम करेंगे। देखिए त्रिग वैली पहले कौन रहे हैं, त्रिग वैली। त्रिग वैली नॉर्वे से रहे हैं। त्रिग वैली कहां से रहे हैं, नॉर्वे से। और कहीं ना कहीं जो कोरिया युद्ध था, कोरिया युद्ध में इन्होंने अपनी भूमिका अच्छी साबित नहीं कर पाई, जिसके चलते इनका विरोध होने लगा और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। समझिए, जो कार्यकाल से पहले कोई इस्तीफा देता है तो जब तक चुनाव नहीं होता है तो तब तक किसी को कार्यकारी महासचिव बनाया जाता है। कार्यकारी मतलब जैसे हम देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति साहब नहीं है, कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करने लगता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति थोड़ी बन जाता है, वहां पे वो उसके कार्यभार के रूप में काम करता है। तो ऐसे ही समझिएगा ध्यान से। त्रिगवेली जो है वो नॉर्वे के थे और त्रिगवेली ने कोरिया युद्ध में अपनी भूमिका अदा अच्छी नहीं कर पाई, कोरिया युद्ध को रोक नहीं पाए हैं कुल मिला के, तो इनका विरोध हुआ, तो बाद में इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ये बताइए यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली। कहां के थे, नॉर्वे के। पहले ऐसे महासचिव जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा या जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो उनका नाम क्या है, त्रिगवेली। कहां के थे, नॉर्वे। अब त्रिगवेली नॉर्वे, तो हमने कहा जो कार्यकाल से पहले कोई इस्तीफा दे देता है तो पद खाली तो कोई दूसरा भी तो कार्य करेगा ना भाई, दूसरा कार्य करेगा, तो इसे महासचिव, पहले कार्यकारी महासचिव, ठीक है, ग्लेडविन जेब। कौन है भैया, ग्लेडविन जेब। अच्छे से याद रखेंगे इनका नाम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डैग हैमरशोल्ड। अब ये डैग हैमरशोल्ड कहां से थे, इनकी क्या विशेषता है समझिएगा। तो ये स्वीडन से थे और हवाई दुर्घटना में, यानी क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ऐसे कौन से महासचिव रहे जो अपने महासचिव रहने के दौरान, पद पे रहने के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई। तो समझिएगा, स्वीडन के रहे हैं, नाम क्या है, डैग हैमरशोल्ड, और हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1961 में। आगे बढ़ते हैं, यू थांग। यू थांग कहां के हैं भैया, ये म्यांमार के थे। म्यांमार आप देखते हैं भारत के बगल में ही लगता है, म्यांमार के थे। ये पहले एशियाई बनने वाले व्यक्ति थे। जब पहले एशियाई तो गैर यूरोपीय तो होंगे ही, इतनी बात आप समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद चौथे नंबर के जो आए हैं वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक। 5वें नंबर के जो आए हैं वो भी आपके सामने पेरू के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है, बुतरस घाली। ये कौन थे भैया, ये मिस्र के थे, पहले अफ्रीकन बने थे। ये कौन थे, पहले अफ्रीकन। 6वें नंबर के। 7वें नंबर के अगर हम लोग देखेंगे तो कॉफी अन्नान, ये कहां के थे भैया, ये घाना के थे। आगे बढ़ते हैं, बान की मून। बान की मून कहां के थे, दक्षिण कोरिया के। अगला क्वेश्चन आता है, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो वर्तमान में हैं, और वर्तमान में ये कहां से मतलब कब से कब तक के लिए बने हुए हैं, तो ये कहां के हैं भैया, पुर्तगाल के हैं, वर्तमान में अभी यही हैं। और इनका अगर हम कार्यकाल देखें तो ये कहीं ना कहीं पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं। तो अब हम इनको देखते हैं, वर्तमान में है। पीएम की अगर बात करते हैं तो 1995 से लेकर 2002 तक का इनका कार्यकाल रहा पीएम के दौर पे पुर्तगाल में, ठीक। तो 9वें नंबर के अगर पूछा जाए कि अभी कितने में नंबर के महासचिव हैं, तो 9वें नंबर के एंटोनियो गुटेरेस कहां के हैं, पुर्तगाल के। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यूएनए का ये 5वां अंग है जो कार्य करता है, इसको बहुत अच्छे से समझने का काम करना है हम लोगों को। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, अब एक यूएनओ का एक ऐसा अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से अलग है और जिसका मुख्यालय कहां है, हेग में। हेग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। बात समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम क्या है, पहले तो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में जो विवाद होता है और विवाद बड़े स्तर पर जाएगा तो वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही सुलझेगा। जैसे हम भारत में देखना चाहते हैं, दो राज्यों के बीच में जब विवाद वाली स्थिति होती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में नहीं होगी। भाई, दो राज्यों के बीच में जब लड़ाई होगी तो किस राज्य के हाई कोर्ट में सुना जाए मुद्दा,
तो इसीलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं। यही कंडीशन आप फॉलो करिएगा। कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई बात इस तरीके से हुई कि नहीं बन रहा मुद्दा। जैसे हम आप बात देखेंगे सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये किसके हाई कोर्ट में जाके इसका मुद्दा सुलझाया जाए, तो किसी के में नहीं जा सकते, तो जाएंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है, हेग में। हेग कहां है, नीदरलैंड में। अब हम इसकी स्थापना की बात समझते हैं। स्थापना कब हुई, 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की क्या हुई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। अगर हम चार्टर की बात करते हैं तो अध्याय 5 में है, अनुच्छेद 70 के अंतर्गत आता है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या, यहां से भाई समझने का है, न्यायाधीशों की संख्या तो इसमें क्या 15 रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को सकारात्मक निर्णय के लिए अपने साइड जो वोटिंग चाहिए वो चाहिए कहीं ना कहीं कितने, 9 न्यायाधीशों की। कहीं ना कहीं इसी में होना चाहिए कि 9 न्यायाधीश, देखिए 9 जजों का। न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम के लिए भी 9 जजों की स्वीकृति आवश्यकता होती है। यहां समझते हैं, फिर यहां आते हैं। देखिए कार्यकाल जो यहां पे न्यायाधीशों की जो संख्या रहती है वो 15 और कार्यकाल जो रहता है वो कितना, 9 वर्ष। और गणपूर्ति और कोरम के लिए जो न्यायाधीशों की संख्या रहती है वो 15 में से कहीं ना कहीं कितनी होनी चाहिए बेटा, 9। कितनी होनी चाहिए, 9। आगे बढ़ते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते। देखिएगा, कोई भी 2 न्यायाधीश, एक न्यायाधीश तो चुना जा सकता है एक देश से, लेकिन 2 न्यायाधीश कहीं ना कहीं एक देश से नहीं चुने जा सकते हैं। अध्यक्ष, जो यहां पे अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, और उपाध्यक्ष भी यहीं से चुना जाता है। अब बात समझिएगा, इसकी भाषा क्या है। जो न्यायालय है यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें जो कार्यकारी भाषा चल रही है वो यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच। न्यायालय में देखिए कार्य शुरू, गणपूर्ति या कोरम, बात समझिएगा, गणपूर्ति या कोरम मतलब 15 में से 9 जज आ जाएं कहीं ना कहीं, तब किसी मुद्दे पे सुनवाई शुरू हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए कितने सदस्यों की स्वीकृति, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 1/10। राज्यसभा में भी हम देखें, मतलब 15 में से 9 जज आ जाएंगे तो किसी मुद्दे पे वार्तालाप शुरू हो पाएगी। इसकी बात यह है। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, समझिएगा मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आगे बढ़ने का थोड़ा काम करते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं और यहां पे देखते हैं यूएनओ में पहले न्यायाधीश कौन रहे हैं, बेनेगल रामा राव। उसके बाद देखते हैं वर्तमान न्यायाधीश कौन है, दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी जो है वो वर्तमान न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, महासचिव द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी महासभा जो होती है वो न्यायाधीश को चुनने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखे हैं क्या, ये जो आपका यूएनओ रहा, तो यूएनओ और यूएनओ के जो अंग रहे कहीं ना कहीं हमने उनको डिस्कस करने का काम किया है। तो स्टैटिक्स जीके में प्रमुख संगठन हम पढ़ रहे हैं और प्रमुख संगठन में हम लोगों ने यूएनओ और यूएनओ के अंग को खत्म किया है। ठीक है साथियों, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। ठीक है, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, हमने एसएससी जीडी के लिए मुहिम शुरू की है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है तो अपने साथियों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।